हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलिए, वेलकम टू द PYQ series। PYQ series मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज। दैट एवरीवन नोज दैट ये जो PYQ सीरीज होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज सभी लोग बिफोर द एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखते हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का CBSE का बोर्ड पेपर। अब इस साल हुआ क्या था कि इस साल आए थे 5 सेट्स टोटल, मतलब सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, जिनकी जो नेमिंग की गई थी वो 55 सेट में ही की गई थी। 55-1, ठीक है, 55-2, 55-3, 55-4, 55-5, ठीक है। अब यहाँ पर उन सारे ही सेट्स के खुद के 3 सबसेट भी थे। लाइक फर्स्ट सेट के 3 सबसेट और थे, तो उनकी नेमिंग थी 55-1-1, 55-1-2। तो यहां पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट 1 के जितने भी सबसेट थे उनके भी क्वेश्चंस, और सेट 1 के तो है ही, तो उसके जो 2 डिफरेंट सेट थे उनके भी जितने डिफरेंट क्वेश्चंस थे उनको हम आज इंक्लूड करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सेट 2 के सारे क्वेश्चंस सेम ईयर के ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और अभी से बिल्कुल इतना पेशेंटली करना है 2019 का पेपर, क्योंकि इतने सारे सेट्स है, तो सोचो कितने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के। और यहाँ पर इस साल से आपके जो सेक्शन जो पहले 18 तक 5 थे, अब वो डिडक्ट होके हो जाएंगे 4 सेक्शन, जिसमें से सेक्शन ए में आएंगे 1 मार्क के क्वेश्चन, सेक्शन बी में आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी में आएंगे आपके 3 मार्क्स के, एंड सेक्शन 4 में आएंगे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर थोड़े बढ़ गए थे, थोड़े से क्या, एक क्वेश्चन बढ़ा दिया गया था, और इस साल से हो गए थे टोटल 27 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए आज के लेक्चर के लिए, तो गेट सेट रेडी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 अकॉर्डिंग टू द सेट 1, जो कि हमारा कैरी करेगा 5 मार्क्स, और इसमें आए थे हमारे ए एंड बी पार्ट्स। इसके ए पार्ट में पूछा गया है कि डिस्क्राइब एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स व्हिच डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमेना। Derive the expression for the intensity at a point of the interference pattern in Young's double slit experiment। तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें ड्राइव करना है। तो पहले हम अगर यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हमने किए थे, आई थिंक 2017 या 18 में से किसी में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने वहां पर भी हमने डिफरेंशिएट किया था। तो मैंने यहाँ पर क्या 2 फिगर बना के रखे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा फिगर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न के इंटेंसिटी को शो करता है और कौन सा फिगर हमारा डिफ्रैक्शन के पैटर्न इंटेंसिटी को शो करता है। तो आपका जवाब आना चाहिए दिस इज द फिगर फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ड्यू टू द डिफ्रैक्शन एंड दिस इज द फिगर फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इनको यहां से देख के हम ना कुछ 2 ही पॉइंट्स बताने हैं ना, तो हम एक पॉइंट तो इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम विड्थ देखें, सारी जितनी भी हमारी वेव्स आई हैं सबकी इक्वल है, और यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है दैट इज ग्रेटर देन द ऑल अदर मैक्सिमास, है ना। तो यहाँ पर विड्थ जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर विड्थ सेम है। अब क्या लिखोगे, ये किसकी विड्थ है, तो आपको पता होगा कि इनको हम बोलते हैं फ्रिंजेस। ठीक है, अब सबसे बेसिक अगर डेफिनेशन से स्टार्टिंग करें तो डेफिनेशन कर सकते हैं इंटरफेरेंस की, कि जब क्या होता है, इंटरफेरेंस कैसे अकर होता है कि जब 2 सोर्सेस के थ्रू जो लाइट वेव्स आती हैं अगर उनमें सुपरपोजिशन हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं इंटरफेरेंस। कैसे याद रखोगे, इंटरफेयर करना। इंटरफेयर कहाँ करोगे, जब 2 लोग होंगे आपस में इंटरफेरेंस करा उन्होंने। ठीक है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में जो हमारी सेकेंडरी वाली जो वेवलेंथ होती है अगर वो हमारी सुपर इम्पोजिशन होता है उसमें, तब हमारा अकर होता है ये वाला पैटर्न। ठीक है, तो पहला मैं ये लिख देती हूँ। तो देखो मैंने इंटरफेरेंस में क्या लिखा है कि इट अकर्स ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स ऑफ द 2 सोर्सेस। ठीक है, इसमें क्या लिखूंगी, तो इसमें लिख दिया है कि इट अकर्स व्हेन सेकेंडरी वेवलेंथ सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई। ठीक है,
होगा तब। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि विड्थ जो है इंटरफेरेंस में वो सेम है फ्रिंजेस की, तो विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस क्या है, सेम है। यहां पर क्या लिखोगे आप, विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस वो क्या है, डिफरेंट है। सेकेंडरी मैक्सिमा कह रही हूँ, जो सेंट्रल मैक्सिमा है दैट इज फार ग्रेटर इन अदर मैक्सिमास, ठीक है, उनसे ज्यादा काफी बड़ा है। और अब क्या लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट में पूछा जाता तो क्या लिखोगे कि इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। जितनी भी यहाँ पर फ्रिंजेस है उनकी जो इंटेंसिटी आई है वो सेम है, बट इन केस ऑफ द डिफ्रैक्शन द इंटेंसिटी ऑफ द दिस इज अ सेंट्रल मैक्सिमा इज ग्रेटर देन द अदर वन। तो आप विड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो और इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। और मान लो कुछ लोगों को ये वाला पॉइंट याद नहीं आया, उनको दो डिफरेंशिएशन लिखने ही है अगर पूछा गया है, तो आप विड्थ वाला भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी वाला भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द फिगर, ठीक है। तो यहां पर आपका ये वाला जो पोर्शन है ना ये तो फिनिश हो गया है। नाउ कम टू द डेरिवेशन पार्ट, जहां पर आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है इंटेंसिटी का, तो चलिए वो देखते हैं हम। तो चलिए बात करते हैं हम डेरिवेशन की, जिसमें बोला गया है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर बात की गई है डबल स्लिट की, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है जहां से आपकी लाइट जा रही है, लाइट वेव्स जा रही है, और फिर यहाँ पर एक स्लिट है जिसमें डबल स्लिट कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये दो पोर्शन में डिवाइड है। देखो S1 एंड S2 ये सोर्स था, यहाँ पर डबल स्लिट है। फिर यहाँ पर एक स्क्रीन है जहां पर आपकी ये स्लिट एक पैटर्न फॉर्म करेंगे, ठीक है, यही पढ़ा है आपने। तो हम मान लेते हैं यहां पर हम लिख देंगे कंसीडर S बी द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। S क्या है हमारा, लेट S बी द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो देखिए हमने लिख क्या लिया है, हमने लिखा है कि लेट एस बी द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ए एंड बी जो है वो दो नैरो स्लिट्स हैं विच जनरेट अ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। किस पर, कहां पर है, स्क्रीन पर है। देन हमने लिखा है कि लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स फ्रॉम द सोर्सेज S1 एंड S2, आपके जो सोर्सेज है S1 एंड S2 कहाँ के हैं, ये डबल स्लिट वाले हैं, एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन एट एनी टाइम T इज गिवन बाय, तो गिवन बाय सोर्सेज है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं डिस्टेंस between this source and the screen is capital D, distance between the slits is small d। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट आप लिख लेना। तो अगर थीटा की कोई पूछ लिया जाए तो थीटा क्या होगा कि ये एंगल फॉर्म कर रहा है जो भी स्लिट्स हमारी पॉइंट पर जा रही है P पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो मैंने ये लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट हम क्या मान रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं y1 एंड y2। अगर y1 y2 मान रहे हैं तो इसके लिए जो S1 के लिए जो हमारा y1 होगा वो क्या होगा, A1 sin ओमेगा t, ठीक है। अगर y2 की बात करें, क्योंकि जो हमारी ये जो सोर्स है ये कैसी वेव्स लेके जाता है, तो आप कहोगे ये कुछ इस तरीके की वेव्स लेकर जाता है ना, ठीक है। फिर हम दूसरा सोर्स की अगर बात करें, y2 जो डिस्प्लेसमेंट होगा S2 से, उसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा जिसको हम बोल देते हैं A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब ये ओमेगा t जो है ना ये टीटा ही है, ये टीटा को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा t लिख सकते हो, है ना, वही है। अब ये फाई क्या है, फाई इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द, जो ये दो वेव्स जाएंगी उनके बीच में जो डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, उसके बारे में यहाँ पर हमने उसको ले लिया है फाई। अब क्या करें, क्योंकि यहां पर हमें यूज करना होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जितनी भी डिस्प्लेसमेंट है सब एक ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डबल स्लिट है, तो हमारा क्या लिख देंगे हम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y is equal to y1 plus y2, that means a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi, ठीक, ओके मैम। अब मुझे ये बताओ a और a2 क्या ये एक मैग्नीट्यूड है वेव्स के, क्लियर। चलो अब मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है मेरा, तो आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है, कौन सा होगा, साइन a प्लस बी का,
क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, यही होता है, वो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, यही होगा। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, हमने लगाया है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्लियर, आप वहां पर उसको ब्रैकेट में भी ये लिख सकते हो, बाय यूजिंग साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू द साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक, चलो यहां तक की बात हो गई क्लियर। यहां से अगर इन दोनों टर्म को अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि जो मेरा ये साइन ओमेगा टी है ये मैं कॉमन कर सकती हूँ, तो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट में आएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई, और यहाँ पर हो गया A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब मुझे यहां से देखने पे, मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया है, अब मुझे यहां से देखने में ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस टर्म को कुछ मान लूं, क्या मान सकती हूँ, अभी बताते हैं, वो सोचते हैं। और यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि एक साइन फाई और एक कॉस ओमेगा टी है। अगर मैं इस टर्म को, फॉर एग्जाम्पल इस टर्म को मैं मान लेती हूँ ए कॉस टीटा, ठीक है, क्या माना मैंने, ए कॉस टीटा मान लिया, एंड फिर इसको क्या मानू यहाँ पर। अब हम क्या करने वाले, हम करेंगे लेट A1 प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल टू ए कॉस टीटा। क्यों कर रहे हैं, देखो वो भी समझ में आया हो कि इसके बाद अगर हमें अपना आंसर चाहिए इंटेंसिटी का तो हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, वरना इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए। फिर यहाँ पर और मान लेते हैं A2 साइन फाई को ए साइन टीटा। अब वे कैपिटल ए इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस टीटा, कहां पर पुट करा, इक्वेशन 1 में, ए कॉस टीटा इतनी वाली साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई को क्या माना है मैंने, ए साइन टीटा, तो हो जाएगा ए साइन टीटा कॉस ओमेगा टी। यहां से मेरा ये ए बाहर भी आ सकता है क्योंकि कॉमन है। ये मुझे किसका फॉर्मूला दिख रहा है अब, तो आपका जवाब आना चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए साइन ओमेगा टी प्लस टीटा। कैसे बोला, अभी हमने यूज किया था ना ये ऐसा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, व्हाट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस से, है ना, तो वही है, वही यहाँ पर हमने लगा लिया, वही हो रहा है ना, देखो ये कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फिर साइन बी कॉस ए, वही है। चलो यहां तक की बात भी हो गई, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो अब आपका जो ये y है ये आपका इस टर्म में आ गया है, ठीक है, बाय टेकिंग अ असम्पशन 2। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम करने वाले हैं कि जो हमने ये असम्पशन किया था हम उसको ले लेते हैं इक्वेशन 3 एंड इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देते हैं बाय टेकिंग द स्क्वायर, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारा 1 हो जाता है। तो वो भी करके देखते हैं, तो हम लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर। तो आपको लगेगा ये तो मतलब बहुत लेंदी है, ऑल्दो इट इज वेरी लेंदी बिकॉज यू हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एंड इन एनसीईआरटी 2 देयर इज अ सो लेंदी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको अगर एक दो बार हमने अगर स्टेप्स याद कर लिए तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप अच्छे से कर लोगे। अब यहां से अगर मैं ए स्क्वायर बाहर निकाला तो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ लेकिन आप करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। अब देखो फटाफट से, ये भी A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है, ये भी A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है। A2 स्क्वायर बाहर निकालेंगे, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सेम रूल लगाया है। तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2
cos phi and this is what a square. अब अगर बात करें इंटेंसिटी की तो we everyone knows this कि intensity is directly proportional to the a square, amplitude का square. So here it is what? Amplitude का square. So this is also the intensity. So this is your final expression for the intensity at a point of the interference pattern. यहाँ पर जो intensity मिली है वो आपको मिलेगी यही. क्लियर? तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक तो स्टार्टिंग में जो अजम्पशन है वो लिखने हैं, फिर आपको सिर्फ ये वाली स्टेप थोड़ी सी ट्रिकी है कि इसको हमें क्या अज्यूम करना है, तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा बाय डूइंग द प्रैक्टिस. एंड ऑल्सो यू हैव टू नो दिस कि हम जो भी ये अज्यूम कर रहे हैं इसी को स्क्वायरिंग और इसको ही ऐड करते हैं तो हमको फाइनल हमारी इंटेंसिटी मिल जाएगी. क्लियर? बस आखिरी में ये जरूर लिख देना कि as we know that intensity is directly proportional to the amplitude square, hence the intensity at point P ये जो भी है वो आपकी आई है ये. तो वहीं पर आप अपने ब्लॉक में डालकर हैंस प्रूव्ड कर आगे बढ़ेंगे. जो आपका क्वेश्चन होगा इस 26th क्वेश्चन का बी पार्ट. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो चलिए देखते हैं इसका बी पार्ट जिसमें बोला है कि इन द डिफ्रेक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट. अब बात किसकी हो रही है? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की. द एपरेचर ऑफ द स्लिट इज गिवन टू यू दैट इज 3 mm. दिस इज द एपरेचर. इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर दैट इज लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड द थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा. मैक्सिमा है और मिनिमा है, इस वर्ड पे ध्यान देना, कुछ गड़बड़ ना हो. ऑन वन side of the screen and the distance between the slit and the screen. क्या दी है? slit and screen की. that means ये क्या है? हमारी कैपिटल D दी गई है आपको, लैम्डा दिया है, कैपिटल D दी है. क्या करें? पहले गिवन पोर्शन लिख लेते हैं. तो पहले आप क्या क्या लिख लोगे? आप गिवन में लिख लेना, मैं यहीं पर ही मेंशन कर दे रही हूँ. दिस इज योर एपरेचर स्मॉल a 3 mm. जिसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो आप लिखोगे गिवन में a is equal to 3 mm, that means 3 into 10 to the power minus 3 meter, and also lambda is given to you that is 620 nanometer, that is 620 into 10 to the power minus 9, and capital D is given to you that is 1.5 m. ठीक है, आपको ऑर्डर दो में डिफरेंस निकालना है. अब मुझे ये बताओ कि जब आपने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो वहां पर आपको आपने ये पढ़ा था कि मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है. तो आप कहोगे बिल्कुल मैंने पढ़ा था. कैसे पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, वो आपने पढ़ी थी a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. कुछ याद आया? वेयर a इज द दिस वन एपरेचर ऑफ द स्लिट. अब मान लें कि जो थीटा है दैट इज वेरी स्मॉल. क्या मान लेते हैं? दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. तो क्या कंडीशन हो जाती है? दिस साइन थीटा इज लमसम इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स a थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू x अपॉन d. ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करोगे. सारी चीजें उसमें थी जब आपने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वहां पर ये सब चीजें मेंशन थी. तो a x अपॉन d इज इक्वल टू n लैम्डा. व्हाट इज x? x n लैम्डा d अपॉन a. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द व्हाट इज x. ये मिनिमा का आपको मिनिमा बताएगा, मतलब ये कितने nth पर आपका मिनिमा फॉर्म हुआ है मिनिमम इंटेंसिटी का. ठीक है, तो ये सब चीज इसको आपको यहाँ से बताएंगे. अब अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा x1. ठीक है, n इक्वल टू 1 रखोगे, 1 इंटू लैम्डा d अपॉन a. व्हाट इज लैम्डा? तो आपका आंसर आना चाहिए 620 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, कैपिटल D 1.5, एंड ये है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. यहां से अगर मैं ये हटा दूं, नीचे 10 कर दूं, ये हो गया 3 5 जा, ये हो गया 2 जा, ये हो गया 310. तो क्या आ गया आपका? ये 310 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर प्लस 3, दैट इज 310 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर. क्या आया? ये आपका x1 निकल आया. इसको आप बॉक्स में डाल देंगे एक. अब देखो ऐसे करोगे तब भी होगा, और अभी जैसा मैं एक और बताऊंगी वैसे भी होगा. अब अगर बात करें किसकी? मैक्सिमा की, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा. तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन थी? तो आपका आएगा मैक्सिमा के लिए थी a sin थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस लैम्डा अपॉन 2.
ठीक है। अब थीटा तो बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज लमसम इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा ए थीटा। थीटा क्या है? एक्स अपॉन डी। ए एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। यहां से क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2a एंड दिस इज ऑल्सो योर xn। ठीक है, जहां पर n जो है वो क्या बताएगा? डिफरेंट नंबर्स ऑफ मैक्सिमा। तो इसको भी आप बॉक्स में डालोगे। यहां पर बात किसकी हो रही है? थर्ड ऑर्डर की। तो ये क्या हो जाएगा? x3 इज इक्वल टू 2 × 3+1 अपॉन 2a लैम्डा डी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो। ये हो जाएगा 7 लैम्डा डी अपॉन 2a। ठीक है, अभी मैंने वैल्यूज नहीं रखी क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको रख के भी बता दिया कि ऐसे। अब देखो मुझे यहाँ पे डिफरेंस निकालना है ना। डिफरेंस अगर निकालना है, अगर मैं इस तरीके से निकालूंगी तो मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, कैलकुलेशन नॉट क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना रखूँ, ये जो इतना ही पोर्शन रखूँ और फिर इनका अगर डिफरेंस निकालती हूँ तो देखते हैं क्या होता है ना। चलिए, मुझे क्या करना है? डिफरेंस करना है ना। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। इसके लिए आपको सिर्फ क्या मालूम होनी चाहिए थी? इक्वेशंस, मिनिमा के लिए एंड मैक्सिमा के लिए। तो क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे x इज इक्वल टू x3 माइनस x1। क्या होगा? x3 क्या है आपका? 7 लैम्डा डी अपॉन 2a माइनस लैम्डा डी अपॉन ए। हम क्या करते हैं? लैम्डा डी अपॉन ए को हमने बाहर निकाला, 7/2 माइनस 1 अंदर बचा। ये हो जाएगा आपका 5 लैम्डा डी अपॉन 2a। अब क्या है? जब आपने इतना डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस मतलब इतना ही आना है। अगर वैल्यू निकालिए है, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज जो आपको गिवन है। चलो सारी वैल्यूज रखते हैं। तो 5 इंटू लैम्डा कितना था आपके पास? लैम्डा है 620 टू 10⁻⁻9। व्हाट इज कैपिटल डी हियर? 1.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई एपरेचर कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻3। अब सिर्फ यहां से ये नीचे 10 करो, ये 3 से 5 काटो, 5 2 जा करो एंड क्या कर सकते हो आप? 2 और ये हो जाएगा 310 और भी काट सकते हैं 105, है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करके जब अपना आंसर निकालोगे तो वो निकल कर आएगा 775 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। चाहो तो आप इसमें छोड़ दो। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे? तो आप बोल दोगे ये हो जाएगा 0.775 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, दैट इज 0.775 mm मिलीमीटर। तो आपका ये आ गया डिफरेंस, सेपरेशन का डिफरेंस आ गया बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर एंड मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के बीच में। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। डिपेंड्स इन ऑन यू कि आपको किस में वहां पर मेंशन करना है। तो अगर मीटर में छोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज यू हैव टू नो द फॉर्मूला फॉर द आपका मिनिमा के लिए एंड मैक्सिमा के लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, तब जाके आप ये कर पाएंगे। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ ये अगर यहाँ पता चल गया कि n लैम्डा डी अपॉन ए इज द मिनिमा कंडीशन, 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2a इज द मैक्सिमा कंडीशन, तभी तो सॉल्व करोगे ना यार आगे, है ना, नहीं तो होगा ही नहीं। तो हमारा यहाँ पर 26th क्वेश्चन जो है वो पूरा डन हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपके पार्ट्स आए थे, जिसका ए पार्ट में पूछा गया है कि अंडर व्हाट कंडीशंस इज द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड, obtain the relation between the critical angle of incidence and the refractive index of the medium। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना TIR की डेफिनेशन नहीं पूछी है। TIR किसको कह रही हूँ मैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कह रही हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि उसकी कंडीशंस बताओ। तो कंडीशन क्या थी TIR की? कि जब इंसिडेंट रे आती है तो वो डेंसर टू रेयरर मीडियम जाए। उसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या थी? कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। यही कंडीशंस थी ना। तो इन्हीं कंडीशंस को आप यहाँ पे लिखेंगे। देयर आर two conditions for the
phenomena of total internal reflection of light are as follows। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है should travel from denser to rarer medium। एंड सेकेंड कंडीशन थी कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है जिसको हम बोलेंगे एंगल आई, दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी आपका TIR होगा। ठीक है, बात हो गई। तो हमने यहाँ पे कंडीशंस लिखी। आप जैसे मैंने ये एक लाइन में लिखा, आप इसको पूरा सेंटेंस के फॉर्म में लिखिएगा, पॉइंट्स में ही आंसर दीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या बोला गया है। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो आपका क्रिटिकल एंगल होने वाला है, मान लेते हैं वो आपका एंगल C है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, जिसको हम बोल देते हैं एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या फिर म्यू, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमको बताना है। तो उसके लिए देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमको जो रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, उसके लिए मैंने एक फिगर बना लिया। अब इस फिगर को देखिए, देखो अब समझ में आएगा कि हमारा पहला पॉइंट क्या था TIR के लिए, कि जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट जाएगी वो डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ से जो इंसिडेंट लाइट जा रही है दैट शुड बी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयरर मीडियम जा रही है, और यहाँ पर उसने 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ऑप्टिकल रेयरर मीडियम को A ले लिया है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम को B मान लिया है। अब यहाँ पर क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके बीच में हमको रिलेशन निकालना है क्रिटिकल एंगल के, तो हम क्या करते हैं, हम अगर स्नेल्स लॉ के थ्रू देखें तो जब लाइट यहाँ से जा रही है तो पहले B और आप L लीजिए, म्यू लीजिए, मैं अगर म्यू लेती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, B म्यू A क्या हो जाएगा मेरा, साइन I अपॉन साइन R हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से बात आ गई। और हम क्या जानते हैं कि जो B म्यू A है दैट इज इनवर्स ऑफ A म्यू B, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन इनवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पर इस I को C लिख सकती हूँ, बिल्कुल। और यहाँ पर जो मेरा एंगल R है दैट इज 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है मेरा, 90 डिग्री। अब मैं देखो इसको ये लिखूंगी, B म्यू A इज साइन C अपॉन साइन 90, क्या हो जाएगा ये, B म्यू A इज इक्वल टू साइन C अपॉन 1। और अगर मैं इस टर्म को अगर इनवर्स करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से ये वाला रिलेशन भी लगा दूं तो ये हो जाएगा 1A म्यू B इज इक्वल टू साइन C अपॉन 1, और मैं लिख सकती हूँ कि A म्यू B इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। ठीक है, हो गया, यहाँ पर बात आ गई समझ में। क्या हमने निकाल लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन, बिल्कुल निकल गया है। तो यहाँ पर आप इसको पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से वहां पर लिख देंगे। आपको वहां पर ये लिखना पड़ेगा कि लेट A बी द ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड B बी द ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, एंड आप ये फिगर बनाओगे जहां पर ये है आपकी इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड, इस तरीके से, और ये एक सरफेस मान लेंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री इसने बना लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। ये क्या है आपका, ये नॉर्मल है, ये मान लो एन डैश है, ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल से तो एंगल बनते हैं, तो वही हमने बनाया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। फिर आप लिखोगे सिंस I इज इक्वल टू C, R इक्वल टू 90 एंड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इक्वेशन इज लाइक दिस। ठीक, क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं अपने इसके B पार्ट पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के B पार्ट की, जिसमें बोला गया है कि 3 lenses of focal length is given to you plus 10 centimeter, minus 10 centimeter and plus 30 centimeter are arranged coaxially as shown in the figure given below. Find the position of the final image formed by the combination.
ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिया है जिसमें ये फाइनल इमेज फॉर्म्ड हो रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको दो कॉन्वेक्स लेंस दिए है और एक बीच में जो लेंस है जिसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस, है ना। तो इसका नाम देंगे हम प्लेनो कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब प्लेनो कॉन्केव लेंस की एक स्पेशलिटी होती है कि इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होता है, हमारा इनफाइनाइट होता है। सबने इसके बारे में पढ़ा है, इसकी भी मैं फोकल लेंथ गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम इसी लेंस की बात करें, सबसे पहला लेंस जो है ऑब्जेक्ट के पास वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड एंड ये हो जाएगा हमारा थर्ड। तो अगर फर्स्ट लेंस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करें जिसको हम बोलते हैं यू, तो वो क्या हो जाए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड रखी है तो नेगेटिव -30 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस वन, दैट इज +10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकाल सकते हैं, हम अपना v निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। तो वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगी, 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30। यहाँ से होगी 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30, ठीक है। यहां से अगर आप और करते हो तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। यहां से आप एलसीएम लोगे 30, ऊपर आएगा आपके पास 3 माइनस 1 दैट इज 2/30 और आपका जो v है वो कैलकुलेट होकर आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या से होगा, ये कुछ इस तरीके से रेस गई होंगी आपकी, ठीक है। अभी यहाँ पर क्योंकि ये एक आपका प्लेनो कॉन्केव लेंस था, यहाँ पर आके ये इमेज इस तरीके से फॉर्म हुई होंगी क्योंकि ये वर्चुअल इमेज इसलिए हमने डॉटेड कर दी है, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पर ये इमेज फॉर्म्ड हुई होगी इस लेंस के लिए, इतनी बात होगी क्योंकि फॉर्म तो यही हो जाती है अगर ये नहीं होता, बट ये था तो इसलिए यहाँ पर कहीं फॉर्म हो गई। अब अगर हम सेकंड लेंस की बात करें तो सेकंड लेंस के लिए अगर हम देखेंगे क्या चीज हमको दी है, प्लेनो कॉन्केव है, हमारे पास एफ ऑलरेडी है दैट इज -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज यू हेयर, अगर यू की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, ये 10 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा है जो कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इमेज जो फॉर्म्ड हुई है फर्स्ट लेंस की, वही अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्योंकि आप ये 10 क्यों ले रहे हैं, ये 15 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसके लिए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये कितनी है 10 है, ठीक। तो यू हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहां से आपका क्या निकल कर आएगा, v निकल कर आएगा। कैसे, सेम लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 1/, आप यहाँ पे मैंने फॉर्मूले को ऑलरेडी लिख रखा है तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रही हूँ, 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10, ठीक है। अब यहाँ से ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये हो गया कैंसिल। यहाँ से आपकी जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी अब इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर इनफाइनाइट हो गई तो मतलब यहाँ से जो रेज गई वो कहीं जाके इस तरीके से इनफिनिटी पे कहीं जाके मिल रही होंगी, ओके। क्यों मिल क्यों रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर से कॉन्वेक्स लेंस आया है जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो इस तरीके से वो मिलाएगा, ठीक। अब थर्ड लेंस की अगर बात करें तो अब थर्ड लेंस के लिए अब जो इसकी यहाँ से जो आपकी इन्फिनिटी पर है जो इमेज फॉर्म्ड हुई है वही अब ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। मतलब यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एफ ऑलरेडी गिवन है +30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपका फिर से वी निकल कर आएगा क्योंकि आपको फाइनल इमेज की ही पोजीशन बतानी है, तो वहां पर फिर से आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है। पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि राइट हैंड साइड है इन्फिनिटी। ये आप जानते हो कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा, ये पूरा नहीं रहेगा, v इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो आपको यहां से ये मालूम पड़ जाएगा कि जो पोजीशन है फाइनल इमेज की इस कॉम्बिनेशन के थ्रू वो कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फॉर्म्ड होगी। एम आई क्लियर, बात हो गई क्लियर यहाँ से। अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि टोटल डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट से इमेज तक की, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से कैलकुलेट करते करते। तो कितनी हो जाएगी, 30
+5 35 और 35 और 10 कितने हो जाएंगे 45 45 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर दिया तो था, मतलब आपकी इमेज 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हमने वो बता दिया। अब यहाँ पर आप अपना आराम से इसको अपने वर्ड्स में लिख लेंगे। कैसे करना है वो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबको सॉल्व किया है। नाउ मूव टू द डिफरेंट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, जो कि हमारा सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। उसके बाद आपको एक एक्सप्रेशन बताना है फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का, उसका डिराइव करना है। ठीक, तो हम जानते क्या है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं उसमें होती हैं 2 प्लेट्स, यानी वो वो कैसे होते हैं, वो कंडक्टर की तरह होती है, तभी तो वो कंडक्ट हो जाती है ना। तो मान लेते हैं कि ये रही हमारी एक प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एक प्लेट ये रही। ठीक, इसको हमें कनेक्ट किससे करना है, एक बैटरी से करना है। हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब देखो अब जब कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के सरफेस पे होते क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा होते हैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा होते हैं। ठीक, अब जो अगर मान लो कि ये वाला जो प्लेट है ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या फील होगी, उनको फील हो रहा होगा इस पॉजिटिव की तरफ एक अट्रैक्शन। तो यहां से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकले होंगे, निकले, मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मैंने 5 बना दिया साइन। ठीक है, 3 to 5। चलो, अब ये जो सेल है ये क्या एक बैटरी है, जो कि एक सेल होती है, उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि भैया इलेक्ट्रॉन को चलते रहने देना, मतलब फ्लो कराते रहना, है ना। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन गए वो यहां से भी गए फिर, क्योंकि उसने अपना काम किया होगा। कितने हो गए, 4 और 1 5। मतलब अभी ये जो 5 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकले थे वो गए कहाँ, वो इस प्लेट में गए, इस प्लेट में गए, यानी कि इसने तो इससे तो ले लिया हमने, इसने तो डोनेट कर दिए, तो ये हो गया पॉजिटिव। 5 गए हैं तो 5 साइन आ गए पॉजिटिव का, यहाँ पे 5 आए हैं तो ये हो गए 5 नेगेटिव। इस तरीके से अब जो ये पैरेलल जो आपका पैरेलल प्लेट्स थी, जो कि एक कंडक्टर थी, जिनके सरफेस पे प्लेन आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनको आपने जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करा, अब वो क्या बन गया, वो बन गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, क्योंकि अब इसमें स्टोर्ड होगी एनर्जी, है ना, स्टोर्ड होगी एनर्जी इसके अंदर। अब इस तरीके से जो 5 इलेक्ट्रॉन गए, 5 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से चार्ज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, मैंने यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको समझा दी। अब हम बात करते हैं जो इसका जो ये दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको एक एक्सप्रेशन बताना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वही करते हैं हम। तो चलिए, अभी तक हमने ना कहानी ये देखी कि किस तरीके से चार्जिंग जो प्रोसेस है चार्ज को ट्रांसफर करने की, वो किस तरीके से हो रही है पैरेलल प्लेट्स के बीच में। ठीक है, अब देखो मेरे दोनों हाथों को, ये दोनों ही मेरे पैरेलल प्लेट की तरह भी इमेजिन कर लो। अब देखो एक प्लेट पर आ चुका है मेरा पॉजिटिव, एक प्लेट पर आ चुका है मेरा नेगेटिव। ठीक, अब हुआ क्या था, वहां पर हमने जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो गए थे टर्मिनल से में फ्लो होकर नेगेटिव में पहुंच गए थे। अब हम ये इसको कंडीशन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहां से कुछ चार्ज यहां निकाला गया होगा। अब जब यहां से निकाला है तो ये पॉजिटिव हो रहा होगा, है ना, क्योंकि निकाल के यहाँ दे रहे हो, तो आप जैसे आप देते जाओगे तो ये DQ चार्ज आप अज्यूम करोगे, एक एडिशनल चार्ज है जो यहाँ पर वर्क कर रहा है। क्या क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये दे रहे, ऐसे निकाल के लेकर आ रहे हैं, तो इसको जो लाने में जो वर्क डन हो रहा है, वही तो वर्क डन आपको, वो जो वर्क डन है वही तो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब देखो, अब मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर जो ये +Q -Q था, यहाँ पर ये +Q हो गया होगा, यहाँ पर ये -Q हो गया होगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगी लेट अज्यूम एन एडिशनल चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज DQ। अब देखो,
अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C। कैसे आया? Q इक्वल टू CV होता है ना, C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V या फिर Q अपॉन V होता है। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो कुछ इस तरीके का रहेगा फॉर दिस केस। अब आप अज्यूम वगैरह कंडीशन आप खुद लिखोगे कि लेट डेल्टा V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, Q बी द चार्ज, C बी द कैपेसिटेंस, ठीक है, ये सब चीजें आप खुद लिखोगे ना। और हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया है कि एक dq जो है वो एक एडिशनल चार्ज है जो हम कैपेसिटर में दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसको दे जो यहाँ से ये जो जा रहा है dq, इसके लिए वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन के लिए आपको बताऊं, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती है दैट इज डेल्टा v इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट, कितना? वर्क डन इन ब्रिंगिंग कितना चार्ज? dq चार्ज, ठीक है, पर यूनिट dq चार्ज हो गया। तो मेरा यहां से डेल्टा W कितना आ गया? डेल्टा V डॉट dq आ गया। अब मेरे पास ये डेल्टा V तो पहले से ही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? Q अपॉन C डॉट dq है ना। तो डेल्टा W मेरे पास इतना हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये डेल्टा है तो मैं इसको इंटीग्रल भी कर सकती हूँ। नाउ डिफरेंशिएट फॉर द टाइम रेफरेंस, कितने टाइम रेफरेंस के लिए लूंगी? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t पर, t इक्वल टू 0 पर जो मेरा q इक्वल टू है वो भी 0 रहेगा। यहाँ पर जो मेरा q इक्वल टू है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि dq की बात हो रही है ना। तो मान लेते हैं अब ये जो है ये कैपिटल Q हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब इसको इंटीग्रल करूंगी 0 से कैपिटल Q के लिए, डेल्टा W हो गया, इंटीग्रल करूंगी 0 टू Q के लिए, Q अपॉन C डॉट dq हो गया। यहाँ से आपको ये दिखेगा कि 1 अपॉन C तो मेरा बाहर आएगा। क्यों आएगा बाहर? क्योंकि ये तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगा। ये हो जाएगा 0 टू Q डॉट dq। ये कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रल कितना होगा? इसका इंटीग्रल होगा अपना Q स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर आप लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? डेल्टा W को भी इंटीग्रल कर दोगे, W हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से ये जो वर्क डन है ये कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आएगा कि मेरा वर्क डन आ गया है अब Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब यही जो वर्क डन है, यही वर्क डन मेरा स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मुझे एक चीज और पता है कि जो मेरा कैपेसिटर्स पे जो चार्ज होता है दैट इज Q इक्वल टू CV। एक फॉर्मूला तो मेरा ये हो जाएगा एनर्जी का, E इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। और भी फॉर्मूले हो सकते हैं बाय पुटिंग दिस वैल्यू। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रखती हूँ तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, दैट मीन्स हाफ CV स्क्वायर हो गया। एक और फॉर्मूला मिल गया E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द हाफ CV स्क्वायर। क्योंकि अब हमने यहाँ पर जो चार्ज जिस तरीके से इस कैपेसिटर पर स्टोर होता है जिस फॉर्मेट में, वो मैंने फॉर्मेट यहाँ पर लिखा था, ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखा था। बट अब यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल भी ले सकते हैं एक उस पर, तो आपका आएगा Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो गया है डिराइव। इसका मतलब हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा, हमने ये भी समझा कि किस तरीके से बैटरी लगने पर चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसको मैंने लिखाया नहीं था, समझाया था। मैंने आपको बोला था कि आप अपने वर्ड्स में वहां पर मेंशन कर लो, ठीक है। फिर हमने एक्सप्रेशन का भी देख लिया। यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है कि लेट एडिशनल चार्ज dq is given to the capacitor, now assume this delta V is the potential difference which is equal to the Q upon C। सारे सब चीजें आप मेंशन करने के बाद ये वाले स्टेप्स आप स्टार्ट करोगे। चलिए देखते हैं इसका बी पार्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बी पार्ट की, जिसमें बोला गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V
It is disconnected from the battery, then connected to another uncharged capacitor of the same capacitance. Calculate the ratio of the energy stored in the combination to the initial energy on the single capacitor. तो हो क्या रहा है कि एक बार जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसको आपने क्या करा, चार्ज कर दिया बैटरी से, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V था। फिर आपने इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ, जिसमें जो कैपेसिटेंस है वो आपका सेम है। अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो इसका भी कैपेसिटेंस C है, ठीक। अब जब बैटरी से चार्ज किया होगा तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी दैट इज हाफ CV²। हमने अभी निकाला था इसके ये पार्ट में, और हमने क्या देखा था, दैट Q इक्वल टू CV भी हमने देखा है। क्लियर? तो ये एनर्जी आपकी इनिशियली तो इतनी एनर्जी होगी यहाँ पर। अब जब इसी को जो ये Q है, ये जो Q है, अब यहाँ पर जब आपने इस Q को एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से कनेक्ट करा तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो यहाँ पर जो चार्ज रहेगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सेम कब होगा, जब यहाँ पर वो चार्ज आपका किस तरीके से डिवाइड हो। अगर हम लोग फाइनल उसकी बात करें तो फाइनल चार्ज कितना होगा, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा इसके लिए, ये तो Q इनिशियल हो गया, इसके लिए वो हो जाएगा आपका Q/2। क्यों हो रहा है Q/2? कि व्हेन द कैपेसिटेंस या फिर व्हेन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनचार्ज्ड कैपेसिटर, देन इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम दे हैव द सेम चार्ज, ठीक है। तो Q/2 चार्ज हो जाएगा उनके पास। और हम क्या जानते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर Q इक्वल टू इतना रख देंगे तो हमारी जो एनर्जी है इनिशियली वो हो जाती है Q²/2C, है ना। अब यहाँ से अगर मैं फाइनल एनर्जी निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर ये Q/2 तो दोनों का मिलाकर आएगा, दैट इज Q/2 का स्क्वायर अपॉन 2C प्लस Q/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C। हमने S वाले फॉर्मूले में रखा है, तो अब जो चार्ज है वो हाफ हो गया क्योंकि इक्विलिब्रियम में वो दोनों सेम चार्ज हो गए। तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा आपका, आप 1/2C बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा Q²/4 प्लस Q²/4, और ये हो जाएगा 2Q²/2C इंटू 4, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा Q²/4C। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसके बाद रेशियो निकालना है एनर्जी स्टोर का इन द कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी ऑन अ सिंगल कैपेसिटेंस। तो अब जो ये आया इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालें, तो आपका जवाब आएगा कि मैम डिवाइड कर दो, तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा Q²/2C अपॉन Q²/4C, Q² से Q² कट गया, C से C कट गया, ये हो गया 2। आपके पास जो रेशियो आया इनिशियल टू द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज 2:1 भी आप कह सकते हो, 2:1 रेशियो आपका आ गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 27 का जो ये बी पार्ट था वो भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसके जो और में जो क्वेश्चंस आए थे वो वाले। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ए पार्ट की, जिसमें पूछा गया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अभी यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना है इस इक्वेटोरियल लाइन पर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो आपको एक्सप्रेशन किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो इक्वेटोरियल लाइन पर जो पॉइंट आएगा वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको कैलकुलेट करना है। इस तरीके का क्वेश्चन 2018 में भी आया था आई थिंक, जहां पर आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर वहां पर इक्वेटोरियल लाइन नहीं था, एक्सियल लाइन पूछी थी, तो आपको एक्सियल लाइन पर निकाला था। इससे क्या समझ में आता है कि ये दोनों ही डेरिवेशन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द CBSE बोर्ड एग्जाम। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपको ये वाले डेरिवेशन आने चाहिए। तो चलो फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा, करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये रहे हमारे दो डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है, दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, हमने भी दे दिए। इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2a, हमने भी दे दी, और इनका पॉइंट का नाम दे दिया A एंड B। फिर अगर इक्वेटोरियल लाइन पर आपको एक पॉइंट अज्यूम करना है तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द पॉइंट P सिचुएटेड एट द इक्वेटोरियल एक्सिस फ्रॉम द डाइपोल। तो हमने मान लिया ये पॉइंट P, ठीक है। इसकी डिस्टेंस यहां से इसके सेंटर से जो है वो हम मान लेते हैं D, ठीक। नाउ जॉइन द लाइन AP एंड
बीपी हमने ज्वाइन कर दी। ठीक, आप थोड़ा सा अच्छे से भी कर सकते हो। ओके, आफ्टर द ज्वाइनिंग यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस प्लस क्यू इज अवे फ्रॉम द लाइन, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो मतलब E1 आपका कहीं यहाँ ही आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज अवे। ठीक है, तो हमने अवे बना दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस माइनस क्यू, वो क्या होगी? माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ होती है, टूवर्ड्स होती है, तो E2 आपका यहाँ आएगा। अब E1 इधर है, E2 इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? इधर कहीं आएगी एट एंगल थीटा, दोनों जगह से ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नाउ वी नो दैट इफ दिस एंगल इज थीटा, तो दिस वन इज E1 cos थीटा फॉर द मैग्नेटिक फील्ड E1 एंड दिस इज योर E1 sin थीटा। ओके, एंड फॉर द E2 दिस इज ऑल्सो द E2 cos थीटा and where is E2 sin theta? It is here. ठीक है, यहां से हमने ये देख लिया अच्छे से। Now since this is a 2A और यहां से सेंटर से आपने ड्रॉ किया है, so this is the distance A and this is also the distance A। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज, जिसका हमने नाम दिया है E1 विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये कौन सी डिस्टेंस है आपकी? BP स्क्वायर। ठीक है, अब BP स्क्वायर को अगर देखोगे तो इतना ही आपका क्या बनना है? यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। BP स्क्वायर आपका होगा इसको आप O दे दो, OP स्क्वायर प्लस OB square, that is D square plus A square. This is your BP square. Now put the value of BP square 1/4 pi epsilon naught Q upon D square plus A square. This is your equation 1. अब देखो मिस्टेक कहाँ होती है ना, कि हम क्या करते हैं, हम ये तो निकाल लेते हैं बट इसका स्क्वायर करके ना इसका भी स्क्वायर करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है डेरिवेशन में ना इसका स्क्वायर भी दी है। तो आपको ये करते समय ना सब चीजों का ध्यान रखना है कि आप किसकी वैल्यू रख रहे हो। आप बीपी की वैल्यू नहीं रख रहे हो, आप बीपी स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हो इतनी। ठीक है, फिर आप लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q इज E2 विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज आपका है Q अपॉन कितनी डिस्टेंस है यहाँ से? AP स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये A है, ये D है, सेम डिस्टेंस आएगी बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको यहां से इसको आपने क्वेश्चन 2 दे दिया, यहां से अगर आप देख रहे हो इन दोनों को तो आपको दिख रहा है कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं E। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका ये तो सेम है मैग्नीट्यूड। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर इन दोनों फील्ड्स का जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट शुड बी कैंसिल आउट। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये तो E हो गया, ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, अब लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप लिखोगे सिंस E1 इज इक्वल टू E2 देयरफॉर E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, therefore cancel out. Now only horizontal component remains, जिसका आपका क्या है? आपके कंपोनेंट क्या है? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सिंस E1 इज इक्वल टू E2 तो ये हो जाएगा 2E cos थीटा। ठीक है, E की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, cos थीटा की वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, थीटा कितना, cos थीटा कितना आ जाएगा? तो आप यहां से देखो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज बेस? बेस इज A। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा हाइपोटेनियस अंडर रूट में आएगी क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है।
ठीक है, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको अगर आप लिखोगे तो फिर आप ऐसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज ई, ई इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। व्हाट इज द कॉस थीटा, यहाँ पे मैं कॉस थीटा एज इट इज लिख देती हूँ, नीचे लाइन में उसकी वैल्यू रखती हूँ। फिर आप लिखोगे 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का हाफ। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, ऊपर आ जाएगा 2qa, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है जो होता है हमारा 2a डॉट क्यू। तो ये रहा, तो यहाँ पर आपका ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से। तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और नाउ अब हम जानते क्या है कि D इज मच मच ग्रेटर देन A, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन D स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये 3/2 होगा, तो ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq. So this is your electric field at any point on the equatorial line in the electric dipole. ठीक है, इसको आप एक बॉक्स में कवर कर देंगे। ठीक है, now we are going to complete this question. अब चलते हैं नेक्स्ट वन पर, चलो देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बी पार्ट की, जिसमें बोला है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू ईच आर कैप्ड 2 मीटर अपार्ट इन एयर। सबसे पहले आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस से इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो ये रहे आपके क्यू एंड क्यू, इसका नाम दे देते हैं ए एंड बी पॉइंट। बी पॉइंट हो गया, कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 2 मीटर है इन एयर। एंड फिर बोला गया है कि थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, जिसका हमें मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है, साइन भी नहीं पता है, उसको हमने रखा है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जहां पर ये दोनों चार्जेस ज्वाइन हो रहे हैं उसी लाइन पर रखा है, हमें नहीं पता कहाँ रखा है। ठीक है, बट इतना पता है कि इसको रखने के बाद भी जो हमारा सिस्टम है वो हमारा इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। फिर बोला है कि आपको पोजीशन एंड नेचर निकाला है, तो हम मान लेते हैं हमने यहाँ कहीं क्यू रखा है, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए इज एक्स, देयरफॉर यहाँ से बी से कितनी पूरी 2 है, इतनी एक्स है, तो 2 माइनस एक्स। अब बोला क्या गया है कि टू सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में, तो मतलब नेट फोर्स क्या रहेगा इसके लिए, 0 होगा। इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब नेट फोर्स चार्जेस पर वो 0 हो। ठीक है, अब हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या है वो चीज कि हम मान लेते हैं जो फोर्स हमारा इन दोनों के बीच में लग रहा है, इन Q एंड Q के बीच में जो लग रहा है, जो पहले ही से ही थे उनके बीच में लग रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू द दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस। फोर्स जो लगेगा तब कब होगा ये इक्वल, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, ये तो हमको पता चल गया है। अभी हम क्या करते हैं, इस क्यूब पर यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक जो फोर्स लग रहा है उससे हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो हम लिखेंगे सिंस सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर एफ फोर्स on capital Q due to point A is equal to the force on capital Q due to point B। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कहां से पता चलेगा हमको, कूलम्स लॉ से पता चलेगा, जो क्या कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर एक पेयर है Q, कैपिटल Q, और कितनी डिस्टेंस है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 2 माइनस x का स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है आपका a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, लगा दिया मैंने। अब देखोगे तो क्या होगा, 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इस टर्म को इक्वल करेंगे तो यहां से आपको दिखेगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और x की वैल्यू जो है वो 1 मीटर आ जाएगी। अब जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली 1 मीटर, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 मीटर, जिससे हम क्या कह पाएंगे कि ये जो Q है ये हमारा कहीं सेंटर पर है। ठीक है, हमें इसकी डिस्टेंस मालूम पड़ गई फ्रॉम द 2 पॉइंट्स जो हमने ए एंड बी लिए थे, यहां से भी 1 मीटर, यहां से भी 1 मीटर, सेंटर में क्या है हमारा चार्ज कैपिटल Q लोकेटेड है। ठीक, अब यहां पर क्योंकि ये सिस्टम जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम में, अभी मैं इसका फिर से अगर डायग्राम बनाऊं तो ये ए बी, ये था आपका 2, अब इसके सेंटर पर आ गया है 1, Q कैपिटल Q 1 मीटर। ठीक है, इसमें था स्मॉल q। अब क्योंकि हमें सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम करना है तो यहाँ पर जो तीनों चार्जेस हैं इन पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या होगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम बोल सकते हैं जो नेट फोर्स है F नेट इज इक्वल टू, जिसको हम कह सकते हैं कि पहले जो था AB पर प्लस जो बाद में आने के बाद कोई भी आप डिस्टेंस ले लो, अभी अगर मैं ले लूं F, इसको बोल देते हैं इस पॉइंट को C, FAC इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो पहले से था और जो बाद में भी आ गया है जो फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हम कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे BC लो चाहे AC लो, उसके आने के बाद भी हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी इक्विलिब्रियम में। अब फोर्स का लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB, तो A पर चार्ज Q, B पर चार्ज Q मल्टीप्लाई Q अपॉन 2 का स्क्वायर, R स्क्वायर होता है, फिर ये हो जाएगा माइनस, इसको इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एक Q से एक Q कट जाएगा, ये इससे चला जाएगा, आपके पास आ गया Q/4 इज इक्वल टू माइनस Q, और आप कह सकते हो कैपिटल Q इज माइनस Q/4। इससे मुझे यहाँ पे क्यों मैंने ये किया, जिससे मुझे ये मालूम पड़ गया कि इसकी जो पोलरिटी है इस कैपिटल Q की वो आपकी नेगेटिव रहेगी। ये दोनों तो पॉजिटिव थे, ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अब इसका इस A पॉइंट से अट्रैक्शन फील होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो यहां से हमें मिल गया कि ये जो कैपिटल Q है ये नेगेटिव पोलैरिटी का होगा, जिसके कारण अब AC और BC के बीच में जो आपका फोर्स लग रहा है जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो अब लगेगा अट्रैक्टिव। ठीक है, बात हो गई क्लियर। मैग्नीट्यूड भी हमने बता दिया, नेचर हमने बता दिया कि नेचर रहेगा नेगेटिव, जिसका मतलब फोर्स रहेगा हमारा अट्रैक्टिव बिटवीन AC एंड BC के बीच में। यहां पर हमारा 27th क्वेश्चन का B पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। जैसे सॉल्व होता है अब हम देखने वाले हैं इस 2019 के सेट 1 में जो सबसेट थे ना 3, उनके जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे इस नॉर्मल सेट से, उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं फटाफट। जिसके बाद 2019 का सेट 1 जो है ना आपका पूरा की पूरा लॉक करके हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेट 2 के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है हमारा सेट 1 के सबसेट 2 का क्वेश्चन है। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे सिमिलर थे, कुछ ही क्वेश्चंस थे 5 to 6 आप कह सकते हो जो डिफरेंट आए थे सबसेट 2 में। है तो सेट 1 ही लेकिन उसका सबसेट 2 है ये। तो आज हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन था और ये कैरी कर रहा था 1 मार्क्स में, जिसमें बोला गया था कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब हम देखो पॉइंट चार्ज के हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानते हैं कि हमेशा ही कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनता है, ये हमने पढ़ा है। तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया है, ठीक है, इसका अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, कुछ ऐसे बाहर की तरफ होती है, एंड जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है सब जगह पे पोटेंशियल सेम होना। तो इट इज लाइक द, क्योंकि कंसेंट्रिक स्फीयर ही होता है, ये मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा ही पॉइंट चार्ज का
जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा ही कंसेंट्रिक स्फीयर्स होता है, तो इस तरीके से स्फीयर्स होते हैं। एंड ये जो सरफेस है ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। तो चलो आप इस तरीके से पूरा ड्रॉ कर दोगे कंसेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में। यहां पर आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि सिर्फ ड्रॉ ही करना है, ठीक है। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आप शो करोगे, तो ये जो एरो बाहर की तरफ निकले ये एरो नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव की अवे होती है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो भी हमारा डिफरेंट क्वेश्चन था सबसे 2 में, और इसमें 2 पार्ट्स आए थे ए एंड बी। दोनों पार्ट्स को मिलाकर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो था हमारा 2 मार्क्स का, बट यहाँ पर सिर्फ बी पार्ट डिफरेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर बी पार्ट ही डाला है। तो जिसमें बोला गया है कि एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब देखो काइनेटिक एनर्जी दी है, वेवलेंथ पूछी है, इसका मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम वेवलेंथ छोटी किसकी हम कैसे बता पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी सेम है और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv स्क्वायर, और क्या होती है p स्क्वायर अपॉन 2m होती है। और अगर मैं यहाँ पर इसको E लिख दूं तो मेरा जो p है वो मेरा हो जाएगा यहाँ से √2me, और मैं जानती हूँ कि मेरा जो लैम्डा है वो होता है h अपॉन p, एंड कहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, तो ये हो जाएगा h अपॉन √2me, ठीक है। ये तो मेरा कांस्टेंट है, एनर्जी भी मेरी कांस्टेंट है। यहां से मुझे ये मालूम पड़ा कि जो लैम्डा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन √2m, ये रिलेशन मुझे मिला। और 2 भी मेरा कांस्टेंट है, भैया हटा दो तो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √m, ठीक। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स मुझे दिए हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा। अब मैं जानती हूँ कि मेरा जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये पढ़ा है ना, ठीक। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ 1836, और क्या आएगा mp की me, और आप कह सकते हो इट इज द 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये रिलेशन मुझे यहां तक मालूम पड़ चुके हैं। अब मुझे ये बताओ कि किसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी फ्रॉम हेयर, क्योंकि आपको रिलेशन मालूम पड़ गया है √m एंड लैम्डा के बीच में, तो आपका आएगा सिंस मास ऑफ alpha particle is greater than the mass of proton which is also greater than the mass of electron। सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा का है। सबसे छोटी वेवलेंथ भी किसकी होगी, फिर अल्फा की होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर फ्रॉम द equation that is lambda proportional to 1 upon √m, we can say that wavelength of alpha is smallest than other two। सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी तो आपका जवाब आएगा इलेक्ट्रॉन की। सबसे कम पूछा है तो आपका जवाब होगा अल्फा की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो यहीं पर आपका आंसर हो गया फिनिश, आपको मिल जाएंगे पूरे मार्क्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका सेट 1 के सबसेट 2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इसमें आपके थे ए एंड बी पार्ट्स। इसके ए पार्ट में पूछा गया है कि स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल आपको बताना है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें होता क्या था कि इस तरीके से मैग्नेट होती थी, आप यहाँ पर एक कॉइल रखते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल ये था कि व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। वहां पर नेट फोर्स तो 0 रहता है लेकिन वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले टॉर्क का डेरिवेशन के टाइम पर भी देखा था, है ना, सेट 1 में क्वेश्चन आया था। तो आप लिख दोगे प्रिंसिपल क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क।
यहीं पर आपका इसका ए पार्ट को आप फिनिश करोगे, फिर हम देखेंगे इसका बी पार्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 में एक्चुअली आए थे 3 पार्ट, तो इसके बी पार्ट में पूछा गया है कि उसी से रिलेटेड है गैल्वेनोमीटर से ही, जिसमें बोला गया है कि गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई अ गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन अ गिवन सर्किट। अब गिवन सर्किट में जब हम करंट की वैल्यू को रीड करते हैं तो हम गैल्वेनोमीटर ही क्यों नहीं लगा देते हैं? क्योंकि वो डिफ्लेक्शन शो तो करता है, अगर करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिस डायरेक्शन में करंट होगा, तो हम क्यों नहीं लगाते हैं? तो उसका हमें रीजन बताना है। बल्कि हम लगाते क्या है, करंट की वैल्यू को रीड करने। कौन सी डिवाइस है जो करंट को रीड करता है? तो हम उसके लिए यूज करते हैं अपना एमीटर। गैल्वेनोमीटर ना यूज करने का जो रीजन है दैट इज कि जो ये गैल्वेनोमीटर है ना, ये स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को भी रीड कर लेता है, लाइक माइक्रो एम्पियर के करंट को भी ये रीड कर लेता है ना। तो जैसे भी अगर थोड़ा सा भी अगर वहां पे करंट आया जरा सा भी, तो ये उसको रीड कर लेगा, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू को भी रीड कर लेता है। तो फर्स्ट रीजन इज दिस। तो आप लिखोगे गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस इट शोज the large deflection of current when a microampere current flow in the given सर्किट। तो अगर गिवन सर्किट में बहुत स्मॉल अमाउंट का भी अगर करंट फ्लो हुआ तो उसमें भी ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर देगा, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि करंट की वैल्यू एक्चुअली में आई कितनी है। ठीक है, उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस सर्किट, therefore it can alter the value of the current, therefore it can alter the value of करंट। क्यों? क्योंकि करंट और जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इसकी हाई रेजिस्टेंस रही तो करंट को ये बहुत कम शो करेगा, है ना, ऑल्टर कर देगा, भले ही वो करंट कितना भी आ रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द गिवन सर्किट। आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज बी यूज्ड टू मेजर द current in a given circuit because of the following reasons and this is the reasons। ओके, आपका यहीं पर बी पार्ट सॉल्व करोगे, फिर मूव करोगे इसके सी पार्ट पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सी पार्ट की। अब यहाँ पर 3 पार्ट्स होने वाले हैं, थर्ड पार्ट है और टोटल मार्क्स है यहाँ पर 3। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारे पार्ट्स के आंसर देने हैं, ना ज्यादा ना ज्यादा कम। तो इसके सी पार्ट में पूछा है कि डिफाइन द टर्म्स। फर्स्ट पूछिए वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड सेकंड पूछिए करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। नाउ इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वोल्टेज सेंसिटिविटी, सो वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी इन गैल्वेनोमीटर? तो आप बोलोगे डिफ्लेक्शन of coil per unit potential is known as वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं Vs से। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल कौन शो करता है? थीटा अपॉन V। ऑल्सो वी नो दैट थीटा अपॉन V इक्वल टू YR। एंड व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है? ए नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल, करंट इन द कॉइल अपॉन रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, और आप कह सकते हो इसको कोरोजनल कांस्टेंट। क्या बोल सकते हो इसको? आप बोल सकते हो। अब मैं अगर इस थीटा की वैल्यू यहां पर रखूं तो ये हो जाएगा मेरा एन बी ए आई अपॉन आई आर सी। आई से आई कट जाएगा मेरा। व्हाट इज सी? आप पूरा लिखोगे फिर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, सी इज द कोरोजनल कांस्टेंट। ठीक, आप इतना कर दोगे। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी? तो आप आंसर आप यहाँ पे लिखोगे रेडियन पर वोल्टेज, और अगर आप कहोगे पर वोल्ट, सॉरी रेडियन पर वोल्ट, और इसको लिखोगे कैसे? रेडियन
वोल्ट इनवर्स या फिर रेडियन V -1, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब बात करें इसकी करंट सेंसिटिविटी की, तो करंट सेंसिटिविटी होता है हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पर यूनिट करंट। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं IS से, करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन होता है थीटा, I हो गया, थीटा की वे फॉर्मूला हमको पता है NABI अपॉन CI, I से I हो गया कैंसिल, ये हो गया NAB अपॉन C, हो गया ना। एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन एम्पियर इनवर्स, और आप इसको लिख सकते हो RAD एम्पियर इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट फॉर द करंट सेंसिटिविटी। यहीं पर जब आपके 13 क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तब आपको मिलेंगे यहाँ पर 3 मार्क्स। ठीक है, तो आपको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का पूरी कोशिश करनी ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्टेप मार्किंग हो जाती है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि आपका सेट 1 के सबसेट 2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपके पार्ट्स थे लेकिन सिर्फ बी पार्ट आपका डिफरेंट था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड करा है, जिसमें बोला गया है कि 2 चार्जेस -Q एंड +Q आर लोकेटेड एट द कोऑर्डिनेट्स दिए 0, 0, -A, मतलब x, y, z। z पे आपको कोऑर्डिनेट्स दी है। What is the electrostatic potential at point 0, 0 plus z and x, y 0? ठीक है, चलो अब देख लो, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स मुझे x के दिए तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ मेरा x z कोऑर्डिनेट प्लस z, यहाँ पर है ये प्लस y और ये हो जाएगा मेरा प्लस x। ठीक है, इसके यहाँ पर आएगा मेरा -z, यहाँ पर होगा कहीं मेरा -y और यहाँ पर कहीं होगा मेरा -x। ठीक है, अब अगर लोकेशन इसकी लोकेट करें तो आपको देखने को मिलेगा 0, 0 -A, तो मैं यहाँ पर कहीं पर पॉइंट मान लेती हूँ क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पर दिया है, मैं बोल देती हूँ इसको A। ठीक है, यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेट दिए 0, 0 -A, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये मेरी क्या है मेरी A डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो है मेरा -Q का कोऑर्डिनेट सही है। फिर बोला गया है कि 0, 0A, तो 0, 0A मैं यहां मान लेती हूँ, जिसको मैं नाम दे देती हूँ B, 0, 0A। ठीक है, 0, 0A दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये भी मेरी A है। ओके, फिर बोला गया है कि आपको पोटेंशियल निकालना है एट द पॉइंट 0, 0 Z, तो हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पर एक पॉइंट P होगा जिसकी यहाँ तक की डिस्टेंस होगी Z, मैं पूरा ऊपर नहीं मान रही हूँ Z, एंड आपको निकालना है x, y 0 पे। तो x, y 0 पे अगर सोच के बताओ, क्योंकि Z पर ये लोकेटेड है, तो इसका नॉर्मल कौन सा प्लेन बनेगा, Z एक्सिस के नॉर्मल XY प्लेन बनेगा। तो क्या XY प्लेन पर आपका कोई भी पोटेंशियल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल पर हमेशा पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, एक्सिस के अगर कोई नॉर्मल प्लेन पर अगर आपको बोलता है तो क्या होता है, 0 होता है, हम सबने पढ़ा है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो तो 0 होगा। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन। ठीक, अब अगर इस Z पॉइंट P पर एक बार पोटेंशियल लगेगा इस A के कारण, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, आप बोल दोगे यहाँ पर V1, आप नाम दे दो इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है -Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है हमारे पास A, है ना, या ये तो पूरी Z है, AP लिया, AP इतना Z इतना A, तो कितना हो गया, Z प्लस A हो गया। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। अब अगर लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B, तो कितना हो गया, V2 विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया चार्ज Q है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज है ये, Q है यहाँ पर, और अपॉन में कितना आएगा आपका, ये पूरा Z है इतना A, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी Z माइनस से। दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, नेट पोटेंशियल अगर निकालोगे वो क्या होगा, V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2,
व्हाट इज V1? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन Z प्लस से प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Z माइनस से। यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या? आप निकाल सकते हो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा माइनस 1/Z प्लस से प्लस 1/Z माइनस से। फिर आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ गया Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपका माइनस Z माइनस से प्लस Z प्लस से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 2AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है दैट इज इक्वल टू 2A डॉट Q। तो ये हमारा डाइपोल मूवमेंट बन गया। तो यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इस फॉर्मूले के, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 प्लस Z। सो यहाँ पर आपका फिनिश हो जाएगा, यहीं पर आपका 15th क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। नाउ मूव टू द डिफरेंट वन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेट 1 के सबसेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन था, तो उसको मैंने यहाँ पर लिया है, जिसमें बोला गया है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल Q है मूविंग इन द presence of a magnetic field which is inclined to an angle 30 degree with the direction of the motion of the particle. Draw the trajectory followed by the particle in the presence of the field and explain how the particle describe this path. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके पास जो एक चार्ज पार्टिकल Q है वो आपका मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मान लेते हैं ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर ये आपका इंक्लाइंड है विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अगर मोशन आपका इस डायरेक्शन में है तो इससे ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका जो v है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी। अब ये 30 डिग्री है तो हम जानते हैं कि 30 डिग्री से यहाँ पर बनाएगा ये v cos 30 डिग्री, यहाँ पर बनाएगा ये v sin 30 डिग्री, है ना? ओके, अब अगर इसके मोशन की बात करोगे अगर आप, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम क्या सेट कर सकते हैं? अपनी फिंगर्स। थंब क्या शो करेगा हमारा? थंब हमारा शो करेगा मोशन ऑफ द पार्टिकल और पाम क्या शो करेगा हमारा? फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? अगर मैं इसको सेट करूं, इस डायरेक्शन में है राइट हैंड पाम रूल यूज होगा, फिंगर्स मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मोशन, तो थंब कहाँ जा रहा है? अंदर, तो मतलब फोर्स अंदर की तरफ लगा, तो कुछ इस तरीके से चला होगा फोर्स लगा तो। ठीक है, फिर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पर कुछ पाथ बनेगा और चेंज क्या हो रहा होगा? क्योंकि v cos थीटा क्या चाहेगा? v cos 30 यहाँ पे क्या करेगा? v cos 30 के कारण जो कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, लेकिन v sin थीटा जो है इसको एक सर्कल पाथ देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से ये आया तो इसने सर्कल बनाने की कोशिश की, बट जैसे ही नीचे आया उसने कहा नहीं भाई मैं तुम्हें सर्कल नहीं, मैं तुम्हें स्ट्रेट चलाऊंगा। तो फिर आपने राइट हैंड पाम रूल यूज किया, फिर आपने फोर्स निकाला, फिर देखा इस तरीके से आपका जो एक हेलिकल शेप आ रहा है। ये तो एक जनरल वे हो गया समझने का। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा? दो फोर्सेस यहाँ पर लग रही होंगी, एक तो आपकी नॉर्मल फोर्स मोशन के कारण और एक फोर्स लगेगी जो सर्कल के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में सिर्फ आपका ये v sin 30 वाला कंपोनेंट ही काम आना चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अब लिखेंगे, हम जानते हैं टू मेक अ बैलेंस, जो बैलेंस बनाने के लिए फोर्स ड्यू टू मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये होता है QBB sin थीटा विच इज इक्वल टू द mv स्क्वायर अपॉन r, यही होता है ना? बट यहाँ पे v का कंपोनेंट कौन सा है? v sin 30 स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर भी आप 30 रखोगे तो ये हो जाएगा QVB sin 30 विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन r। यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक v से v कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो आपकी r की वैल्यू है वो आएगी mv sin 30 अपॉन
क्यू बी। तो आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर या फिर हेलिकल पाथ कितनी निकल कर आई, एम वी साइन 30 डिग्री अपॉन क्यू बी। और आप चाहो तो इसको कर सकते हो एम वी अपॉन साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 2 क्यू बी। सो दिस इज योर रेडियस ड्यू टू हेलिकल पाथ। ठीक है, आपने वो भी बता दी। अब आपको क्या बताना है कि ट्रेजेक्ट्री आपने ड्रॉ कर दी है, हेलिकल पाथ आ रही है, क्यों आ रहा है वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर इस इंक्लाइंड देखो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंक्लाइंड है ना, ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री। अब यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट हो गया है आपका v cos 30 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v sin 30 डिग्री। ये तो इससे कहेगा कि आप स्ट्रेट चलो, सीधे चलो भाई, लेकिन ये जो कंपोनेंट है इसके पास जब आपने पूरा पाम रूल के यूज किया तो इसका फोर्स जो अंदर की तरफ लगा, तो यहाँ पर इसने एक डाउन की तरफ क्या करा, पाथ बनाया, फिर उसकी पोजीशन चेंज हुई, फिर फोर्स लगा हुआ ऐसे, फिर उसने इस तरीके से पाथ आपका ऐसे 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 फॉर्म कर लिया। इसके लिए हमने रेडियस भी निकाल ली। अब क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, अभी हमने रेडियस नहीं, कुछ बोला नहीं है निकालने के लिए, हमने फिर भी रेडियस ड्यू टू द हेलिकल पाथ की हमने रेडियस निकाली। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इसकी पिच निकालने के लिए, और कई बार पूछ लेते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए, है ना। उतना यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको अगर ये पूछते हैं तो आपको वो सब पता होना चाहिए। और जो यहाँ पर ये डिस्क्राइब हाउ द पार्टिकल डिस्क्राइब दिस पाथ जो मैंने आपको बताया है वही आप यहाँ पर अपना लिखोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, अकॉर्डिंग टू द सेट 1 सबसेट 3, जिसमें बोला गया है कि 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं जिनका नाम है A1 एंड A2। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका A1, ये रहा आपका A2, एंड A1 एंड A2 कैरिंग अ करेंट्स। तो A1 के पास से I, A2 के पास से 2I, फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन आर कैप्ड एट अ डिस्टेंस D। डिस्टेंस कितनी है D. Where should a third straight wire A3 carrying a current 1.5 I, तो हमने लगा दिया यहाँ पर एक A3 जिसमें जो करंट है वो है आपका 1.5 I, be placed between A1 and A2 so that it experience, ताकि ये जो A3 पर जो फोर्स है वो नो नेट फोर्स ड्यू टू A1 and A2. Does the net force acting on A3 should be dependent on the current flowing on it? So this is your question. ठीक है, अब हम एक बेसिक अगर हम बात करें तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल वायर्स। वायर्स वो कौन से वायर्स होंगे, करंट कैरिंग वायर्स। उनमें जो फोर्स लगता है वो हमने पढ़ा है F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट IA/IB अपॉन 2πD। ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, वेयर IA इज द करंट फ्लोइंग इन द A वायर, IB इज द करंट फ्लोइंग इन द B वायर। अभी यहाँ पर अगर देखें तो IA इज द करंट फ्लोइंग इन द A1 वायर एंड IB इज द करंट फ्लोइंग इन द A2 वायर। अभी यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, इस A3 पर जब हम फोर्स निकालें तो इसके पर A1 के कारण जो फोर्स कोई नो नेट फोर्स है और A2 के कारण भी। तो अभी हम लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर A3 ड्यू टू A1। ठीक है, कितना हो जाएगा, F/L इक्वल टू म्यू नॉट I मल्टीप्लाई 1.5I 2πD। 2πD आएगा कि यहाँ पर हमको एक अज्यूम करेंगे x और ये हो जाएगा आपका D माइनस एक्स, हमें डिस्टेंस नहीं पता है तो यहाँ पर D की जगह पर क्या आएगा, x आ जाएगा। तो दिस इज योर इक्वेशन 1। सिमिलरली फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर A3 ड्यू टू A2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 2I और 1.5I अपॉन D माइनस एक्स, 2πD माइनस एक्स।
ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्योंकि हमें एक लाइन लिखी है कि इस A3 पर इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू A1 एंड A2, देयरफॉर ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि कोई नेट फोर्स तो है नहीं, मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स तो जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो है तो हम बोल सकते हैं इक्वेट 1 and 2, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई 1.5 आई अपॉन 2 पाई एक्स इज इक्वल टू द म्यू नॉट 2 आई 1.5 आई अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स। 2 पाई से 2 पाई हो गया कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट हो गया कैंसिल, एक आई से एक आई गया, ये 1.5 तो पूरा ही चला गया। ठीक है, आपके पास बचेगा क्या, आपके पास रहेगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन डी माइनस एक्स। तो दिस इज योर रिमेनिंग पोर्शन। यहां से हो जाएगा डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x और डी इक्वल टू 3x। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो x इज इक्वल टू डी अपॉन 3। तो आपको डिस्टेंस क्या मालूम पड़ गई इस x की, इस x की आपको डिस्टेंस मालूम पड़ी कि इस टोटल डिस्टेंस का 1/3 है। इस टोटल डिस्टेंस का कितना है, 1/3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे इफ x इज इक्वल टू डी बाई 3, दे नेट फोर्स क्या रहेगा यहाँ पर, वो आपका 0 रहेगा। एंड ये जो आपका नेट फोर्स एक्ट कर रहा है इस A3 पर, क्या ये करंट पर डिपेंड करेगा, तो आप लिखोगे यस नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग। कर रहा है ना, देखिए अभी हम करंट वाली एक सिचुएशन ही लेकर हमने सॉल्व किया, तभी तो ये सिचुएशन हमको मिली, तो करंट पे तो डिपेंड करेगा ही। तो यहां पर हमारा ये वाला पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। So this is your last question, last different question of the subset 3. Now इस set 1 के हमने सारे questions included the subset 1 complete कर लिया है। So I hope you all guys enjoyed today's class a lot because आज हमने क्या कवर किया है, 2019 के सारे ही क्वेश्चंस कवर किए हैं set 1 के, जिसमें हमने set 1 के सबसेट के भी डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं set 2 2019 सेम ईयर का और उसके सबसेट के सारे क्वेश्चंस। और जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।